हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज़ को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विजिट करके बायोलॉजी से संबंधित बहुत अच्छी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आज का अपना टॉपिक होने वाला है 11th एनसीईआरटी से। टॉपिक का नाम रहेगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन नीट के एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होगा ये टॉपिक। इसके अलावा सभी प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पुट किए जाते हैं। देखो, लैब असिस्टेंट, नीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यहाँ से एक जैसा सिलेबस हर बार पूछा जाता है बच्चा। 11th और 12th एनसीईआरटी को यदि आप कवर करते हैं तो बिल्कुल इन जो प्रतियोगिता परीक्षा जो है उनमें सारा का सारा कंटेंट 11th और 12th का आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। पादपों में सबसे पहले वृद्धि हार्मोन का सुझाव किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि पादपों में सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन का सुझाव किसने दिया था? थीमेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था, बेंटिंग ने दिया था, या फिर वॉन सेक्स ने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको करेक्ट आंसर के साथ में आगे बढ़ना है। क्लास को लाइक करने के साथ में, शेयर करने के साथ में आगे बढ़ना है। बच्चा, पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। प्लांट ग्रोथ जो चैप्टर है अपना एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसमें से पहला क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है उसको आपको चयन करना है। यानी पादप वृद्धि हार्मोन का सुझाव देने वाला वैज्ञानिक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। बहुत ही शानदार टॉपिक एक बार फिर से अपने आपके सामने रखा जा रहा है। तो देखो, आप किसके साथ में जाएंगे? थीमेन के साथ में जाएंगे, स्टार्लिंग के साथ में जाएंगे, बेटिंग के साथ में जाएंगे, वन सेक्स के साथ में जाएंगे। बिल्कुल चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, जी हाँ, सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। प्रयास करो आंसर देने का, कोई बात नहीं, गलत हो जाए तो। देखो, आपको यहाँ पर जाना होगा डी ऑप्शन के पास में, वन सेक्स जूलियस के पास में जाना होगा, जिन्होंने सबसे पहले पादप वृद्धि हार्मोन का सुझाव दिया था। देखो, इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा नीचे एक थ्योरी के रूप में जानते हैं। देखो, एक बुक से ये पीडीएफ मैंने बनाई है, ये टॉपिक मैंने लिया है। पादप नियामक पदार्थ। देखो, वृद्धि नियामक पदार्थ, ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंस जो होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ जिनका पौधों में अल्प मात्रा में संश्लेषण होता है, वृद्धि को अत्यंत प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं, वृद्धि नियंत्रक, वृद्धि नियामक पदार्थ कहलाते हैं। बिल्कुल। अब देखो लाइन, पादपों में सर्वप्रथम वृद्धि हार्मोन का सुझाव जर्मन वैज्ञानिक जूलियस वॉन सेक्स ने 1882 में प्रस्तुत किया था। बिल्कुल नहीं भूलोगे। अब इसके अलावा देखो, थोड़ा सा इसको आगे रीड आउट करते हैं। हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले, देखो ध्यान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं देखे जा रहा हूँ नीचे लाइन। हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टार्लिंग ने 1902 में किया, तथा थीमेन नामक वैज्ञानिक ने 1948 में पादप हार्मोन के लिए फाइटो हार्मोन शब्द का प्रयोग किया। बिल्कुल याद रख लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, और उनके अनुसार, यानी किसके अनुसार? ध्यान देना, थीमेन के अनुसार, यानी थीमेन ने 1948 में पादप के लिए फाइटो हार्मोन शब्द का प्रयोग किया। इनके अनुसार क्या कहा गया कि पादप हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों में प्राकृतिक रूप से एक भाग में बनते हैं, यानी निर्मित होकर के अन्य भागों में ट्रांसपोर्ट हो जाते, स्थानांतरित हो जाते हैं, तथा यहाँ इनकी अति सूक्ष्म मात्रा वृद्धि को क्या करती है? इफेक्टिव करती है, यानी प्रभावित करती है। सामान्यतः ये पदार्थ पादप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, यानी कार्य की गतिविधियां जो होती हैं उनको प्रभावित करते हैं और नियंत्रित करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो भी मसाला आपके सामने रखा गया है ये क्लियर करने के लिए कि किस प्रकार। देखो, कुछ किताबें सामने ऐसी आती हैं जहाँ पर बदलते हुए नए सिलेबस के अनुसार अलग अलग राइटर अलग अलग प्रकार की बातें लिख देते हैं, इसलिए इस डाटा कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है, इसलिए मैंने जो डाटा है वो आपके नीचे यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे डाल दिया है। अब इसी कड़ी में देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइन, जिबरेलिन और एफसीसी का मतलब 2,4-D। देखो बच्चों, थोड़ी सी बात करते हैं। मैं पादप वृद्धि हार्मोन की बात करना चाहूँ तो पादप वृद्धि हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखो, एक तो होता है पादप वृद्धि हार्मोन और एक होता है पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन। पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन, बिल्कुल वे हार्मोन जो पादपों की वृद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं पादप वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं।
वे हार्मोन जो पादपों की वृद्धि को संदमित कर देते हैं वो पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन कहलाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन में साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल और 2,4-D दिए गए हैं। बच्चों इनमें से एक हार्मोन ऐसा है जो पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन का काम करता है। कौन सा है वो ढूंढने का प्रयास कीजिए। ए ऑप्शन के पास में जाऊं, बी के साथ में जाऊं, सी के साथ में जाऊं या फिर 2,4-D के साथ में जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल भी सभी विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। देखो बच्चों, वो होगा एब्सिसिक एसिड, यानी सी ऑप्शन अपना यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पादपवर्धी हार्मोन की बात करूँ तो बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से, तो मैं एक तो ऊपर लिख रहा हूँ ऑक्सिन, जिसको हम पढ़ते हैं ऑक्जिन हार्मोन, बिल्कुल। और ये जो 2,4-D लिखा हुआ ना, ये एक प्रकार का ऑक्जिन है जो खेतों में खरपतवार को नष्ट करने का काम करता है। तो बिल्कुल साइटोकाइनिन भी है, जिब्रेलिन भी है और 2,4-D ये पादप वृद्धि हार्मोन है। यहाँ पर सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसको पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। पौधों के शीर्ष भाग पर ध्यान देना, आगे वाले भाग की बात कर रहा है, टर्मिनल पार्ट की बात कर रहा है, एपिकल पार्ट की बात कर रहा है। वर्धिकारी पदार्थ का आभास निम्न में से किसे हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से देके जा रहा हूँ बच्चा, ये एग्जाम की दृष्टि से कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। पौधों के शीर्ष भाग में वर्धिकारी पदार्थ का आभास किस वैज्ञानिक को हुआ था? लेमार्क को हुआ था, सुलजे को, चार्ल्स डार्विन को हुआ था, जेनसन को हुआ था? बिल्कुल 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 अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में 4 ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और करेक्ट ऑप्शन के पास में आपको पहुंचने का पूरा प्रयास करना बच्चों। बहुत ही शानदार कंटेंट है आपके सामने। पौधों के शीर्ष भाग में वर्धिकारी पदार्थ का आभास निम्न में से किसे हुआ था? लेमार्क को हुआ था, सुलजे को हुआ था, चार्ल्स डार्विन को हुआ था, या फिर मैं जाऊं डी ऑप्शन के पास में जहां पर जेनसन आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले पौधे के शीर्ष भाग पर वर्धिकारी पदार्थ का जो आभास हुआ था वो हुआ था चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक को। बिल्कुल, तो आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे बच्चों? सी ऑप्शन के पास में जाएंगे, जहां पर आपको चार्ल्स डार्विन दिखाई दे रहा है। डार्विन के अनुसार प्रांकुर चोल को एक दिशा में प्रकाश देने पर यह प्रकाश की तरफ मुड़ता है। इन्होंने इस प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि प्रांकुर चोल को एक दिशा में प्रकाश यदि हम दे दें तो कुछ जो पदार्थ शीर्ष पर बनते हैं वो नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इस भाग में वक्रण उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल, तो सबसे पहले किसको आभास हुआ था इस बात का? तो चार्ल्स डार्विन को हुआ था। बिल्कुल, आपको याद रखना बच्चों, बहुत अच्छी बात मैं यहाँ पर बता के जा रहा हूँ। अब देखो बात करते हैं, चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने अपना जो प्रयोग किया था बच्चा, अपना जो प्रयोग किया था अच्छी तरीके से सुन करके देखो, आपको रीड आउट कर लेना है, नोट्स में डाल देना है। अपना जो प्रयोग किया था वो किया था केंद्रीय घास के ऊपर। कौन सी घास के ऊपर किया था? केंद्रीय घास में सबसे पहले चार्ल्स डार्विन को केंद्रीय घास के शीर्ष भाग में वर्धिकारी पदार्थ का आभास हुआ था। बिल्कुल, और इन्होंने अपनी बुक द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, ढंग से सुनना, इसकी पुस्तक का नाम था द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स में इस बात का जिक्र किया था। बिल्कुल याद रख लोगे। और जेनसन के साथ में एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था बच्चों बॉयसन। जेनसन और बॉयसन नामक वैज्ञानिक ने चार्ल्स डार्विन के द्वारा किए गए प्रयोगों को आगे बढ़ाया था। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को विद एक्सप्लेनेशन, विद प्रमाण के साथ में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, तो समझ में आया होगा। तो कन्फ्यूज कहीं नहीं होना है। चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक ने केंद्रीय घास में वर्धिकारी पदार्थ का आभास किया था शीर्ष वाले भाग में, और इनकी जो पुस्तक थी उसके अंदर ये सारी बातें इन्होंने डाल दी थी। पुस्तक का नाम था द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, और इनके प्रयोग को बढ़ाने वाला वैज्ञानिक जेनसन और बॉयसन था। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी इस बात को अच्छे लहजे से समझ पाए होंगे। अब इसी कड़ी में बच्चों मैं बात करना चाहूँगा 4 नंबर क्वेश्चन की। ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? बॉयसन जेनसन को दिया जाता है, डब्ल्यू वेंट को दिया जाता है, पॉल नामक वैज्ञानिक को दिया जाता है, या बच्चा डी ऑप्शन में कह रहा है कि इन सभी को दिया जाता है? तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नज़र आ रहा है, वहाँ पर आपको पहुँचने का यथासंभव प्रयास करना है बच्चा, यथासंभव प्रयास करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ मैं, शानदार कंटेंट के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चा। आपको जाना होगा डब्ल्यू वेंट के साथ में। किसके साथ में जाना होगा? डब्ल्यू वेंट के साथ में जाना होगा, जिन्होंने 1926 से लेकर के 1928
1926 से लेकर के 1928 के बीच में डब्ल्यू वेंट ने ऑक्सीजन के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया था। इसीलिए देखो ऑक्सीजन नामक विज्ञान, ऑक्सीजन की खोज का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है, डब्ल्यू वेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चा 4 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधों में पाया जाने वाला प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा। देखो ऑक्सीजन जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। बिल्कुल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल यानी प्रकृति के द्वारा प्राप्त, और एक रासायनिक पदार्थों के द्वारा, मानव के द्वारा निर्मित। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा प्राकृतिक है, IBA, IA, NAA और 2,4-D। 4 आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। बच्चा यहाँ पर पहले बात तो आपको ये ध्यान रखना कि IBA क्या है। तो देखो मैं यहाँ पर इसके बारे में बताता हूँ। इसकी यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूँ IBA की, तो इसका नाम होता है इंडोल ब्यूटाइरिक। ये मोबाइल स्क्रीन के ऊपर अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, मैं जो उच्चारण बोल रहा हूँ उसको सुनना आपको। इंडोल ब्यूटाइरिक, बिल्कुल। और एक का मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिड, यानी क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। तो IBA का पूरा नाम तो होता है इंडोल ब्यूटाइरिक अम्ल। और IAA की बात कर रहा है बच्चों, देखो आपके सामने लिखा हुआ स्पष्ट रूप से IAA लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड। इसका क्या मतलब होता है, इंडोल एसिटिक एसिड होता है, नहीं भूलोगे। इसके बाद में देखो NAA लिखा हुआ है बच्चा, इसका मतलब होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। क्या होता है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है, बिल्कुल। अब ये क्या कहना चाहता है हमें, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, तो देखो इसका नाम हो ही गया। अब 2,4-D आपके सामने क्या है, 2,4-D। 2,4-D भी एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीजन है, बिल्कुल है 2,4-D, जिसका पूरा नाम यदि, हाँ एक पीछे क्लास आई थी जिसमें मैंने 2,4-D का फुल नाम पूछा था, एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया था। तो बच्चों 2,4-D का पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। डू अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड किसका पूरा नाम होता है, 2,4-D का। अब आप इसका करेक्ट आंसर दे दो फटाफट कि इसमें से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों आप जाओगे किसके पास में, बी ऑप्शन के पास में। कौन से ऑप्शन के पास में जाओगे, बी ऑप्शन के पास में जाओगे। इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो होता है वो एक प्रकार का प्राकृतिक ऑक्सीजन है। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पुष्पों की सघनता को कम करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। एक बार फिर से आपके सामने एक धमाकेदार लाइन लिखी हुई है कि पुष्पों की सघनता को कम करने के लिए इनमें से किसको काम में लेते हैं, जिब्रेलिन को काम में ले लें, साइटोकाइनिन को काम में ले लें, ऑक्सीजन को काम में ले लें, और एब्सिसिक एसिड को काम में ले लें। दीजिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप, मैं देखता हूँ कौन विद्यार्थी सटीक ऑप्शन के पास में पहुँच जाता है। एक बार फिर से शानदार कंटेंट के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। पुष्पों की सघनता, देखो कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे पुष्प लग जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पुष्प लग जाते हैं, तो उनसे बनने वाले जो फल होते हैं ना बच्चा, वो छोटे छोटे फल होते हैं जिनकी उपयोगिता कम हो जाती है। तो वैज्ञानिक क्या काम करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा किसी एक हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं। इन 4 में से किसी एक हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं जिससे जो अनावश्यक जो पुष्पन जो होते हैं ना उनको नियंत्रित किया जा सकता है और पुष्पों की संख्या कम हो जाती है, जिससे बनने वाले जो फल होते हैं उनके लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है और फल बड़े बड़े दिखाई देते हैं। अब तो पहुंच जाइए करेक्ट आंसर के पास में। तो यदि आप नहीं पहुंचे तो बच्चों आप जाओगे सी ऑप्शन के पास में, वो होगा ऑक्सीजन। और मैं ऑक्सीजन की भी बात करना चाहूँ तो मैं जाऊँगा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के पास में। यानी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करने से पुष्पों की सघनता को कम किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया तो लाइक करने के साथ में आगे बढ़ें। 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लो। चावल के अंदर एक डिजीज हुई थी। देखो चावल जो है जिसको आप क्या कह सकते हो, धान, बहुत अच्छा टॉपिक है। धान में एक डिजीज देखने को मिली जिसको बेकने रोग के नाम दिया गया था। और इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, होरी था, कुरोसावा था, याबूता था, या फिर ब्रायन नामक वैज्ञानिक था। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं बच्चों। अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से 5 स्टार वाला क्वेश्चन है बच्चों। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन दर्शन दे चुका है और फिर भी आगे पूछा जा सकता है। यहाँ पर 3-4 वैज्ञानिकों का एक साथ नाम दिया गया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बात करते हैं चावल में बेकने रोग की बात करते हैं। देखो ये जो चावल में बेकने रोग जो था वो देखा गया था जापान में 1890 के अंदर, 1890 में
धान यानी चावल के खेतों में कुछ पौधे बच्चा ऐसे दिखाई दिए जो असामान्य रूप से लंबे थे, बहुत लंबे लंबे हो गए थे और उनमें पुष्पन का अभाव था, पुष्पन हुआ ही नहीं। तो इस रोग को नाम दे दिया था बेकने रोग। और ऐसे पौधे को बेवकूफ पादप के नाम से आगे जाना गया था कि बेवकूफ नवोद्भिद हैं, ये कैसे पौधे हैं जो लंबे लंबे तो हो गए, इनमें पुष्पन लगा ही नहीं। तो होरी नामक वैज्ञानिक ने, देखो मैं लाइन पर अब देखो स्टेटमेंट पे आगे बढ़ रहा हूँ। होरी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में 1898 में इस रोग का अध्ययन किया और पाया कि इस रोग से ग्रसित पौधे असामान्य रूप से लंबे होते हैं और पतले होते हैं और इनमें पुष्पन नहीं होता है तथा ये फल व बीज उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए इसको बेवकूफ नवोद्भिद कहा गया था। बिल्कुल। और ये रोग जो होता है ना बच्चा, ये एक फंजाई के कारण से होता है, एक कवक के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? एक कवक के कारण से। और उस कवक का नाम है जिब्रेला। देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा तो नहीं जा रहा है, फिर भी देखो प्रयास कर रहा हूँ मैं। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। मैं जो उच्चारण कर रहा हूँ उसको अच्छे से समझ करके सुन करके आप नोट्स में डाल सकते हैं, फ्यूजिकोराई। बिल्कुल। तो देखो एक कवक थी जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इसका अटैक हो गया था धान पर और इस प्रकार की डिजीज हो गई थी बच्चों। फिर एक वैज्ञानिक आता है कुरोसावा। कुरोसावा ने 1926 के अंदर 1926 के अंदर कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने, किसने? कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने यह प्रमाणित किया कि इस कवक के स्राव को यदि पौधों पर छिड़क दें तो ये रोग हो जाता है। फिर याबुता और हायेसी, देखो याबुता आपको सामने नजर आ रहा ना, याबुता और हायेसी, इन्होंने 1939 में इसके शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त किए थे और नाम दे दिया था जिब्रेलिन। तो देखो जिब्रेलिन नाम देने वाला कौन था? ध्यान देना, याबुता नामक वैज्ञानिक था। कौन था? याबुता नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने जिब्रेलिन नाम दिया था। बिल्कुल। और इस क्वेश्चन में हम किसके ऊपर जाना चाहेंगे? ए ऑप्शन के पास में जाना चाहेंगे, यानी चावल में बेकने रोग की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? होरी नामक वैज्ञानिक था। मैंने अच्छी तरीके से इस डिजीज के बारे में एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया, तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब इसी कड़ी में देखो बात करते हैं, निम्न में से सामान्य रूप से पाया जाने वाला जिब्रेलिन कौन सा है? जिब्रेलिन कौन सा है? बिल्कुल। तो देखो 100 तक खोजे गए थे, जिब्रेलिन 1, जिब्रेलिन 2, जिब्रेलिन 3 और 100। ये आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इन चारों में से सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला जिब्रेलिन कौन सा था? और मैं कहता हूं कि सबसे सामान्य रूप से पाया जाने के साथ साथ में सबसे अधिक पाया जाने वाला। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। यहां पर कौन सा सटीक होने वाला है अपना? देखो सबसे पहले खोजा गया और सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला जो जिब्रेलिन है वो जिब्रेलिन 3 है बेटा, और यहाँ पर अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में देखो हम आगे बढ़ते हैं, क्लास लंबी होती जा रही है, हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखो चावल का बेकने रोग किसके कारण से हुआ? अभी 7 नंबर क्वेश्चन में इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने समझने का प्रयास किया है। तो विद्यार्थी यदि आपने ढंग से सुना तो करेक्ट आंसर आप दे देंगे, क्योंकि मैंने 7 नंबर क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया था। जिब्रेला फ्यूजिकोराई, स्यूडोमोनास, बाल्टिकोर और बैक्टीरिया, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको जाना है करेक्ट ऑप्शन के पास में, या करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो मैं बिल्कुल सीधा जाऊंगा क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। एक कवक थी जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिसके रस को यदि छिड़क दिया जाए तो पौधे में इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? बिल्कुल देखो ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। इन 4 में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पादप कोशिका में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम करता है? ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि मुझे विश्वास है कि सारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। बिल्कुल निकालो करेक्ट आंसर, खोपड़ी में छेद कर दो, हिला दो पूरी क्लास को। तो देखो आप किसके पास में जाएंगे? सी ऑप्शन के पास में जाएंगे, साइटोकाइनिन के पास में जाएंगे। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। बस इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मोस्ट और सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला जो कार्य है वो यही है कि साइटोकाइनिन क्या काम करता है? तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम है करता है। बिल्कुल। अब देखो 11 नंबर, मक्का के भ्रूणपोष, मक्का के भ्रूणपोष अच्छी तरीके से देखो सुनना। मक्का की भ्रूणपोष एम्ब्रियो ऑफ जो मेज है उसकी बात करते हैं हम, से काइनेटिन के समान पृथक किया गया पदार्थ कौन सा है? के समान पृथक किया गया पदार्थ कौन सा? साइटोकाइनिन। दीजिए करेक्ट आंसर, जियाटिन, एमिनोफ्यूरिन और 6-परफ्यूरिल। यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन निकालेगा? मक्का के भ्रूणपोष से, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म से
काइनेटिन के समान एक पदार्थ प्राप्त किया गया था जिसको क्या नाम दिया गया था। देखता हूँ कितने विद्यार्थी करेक्ट आंसर निकाल पाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको जाना होगा बच्चा यहाँ पर कौन से ऑप्शन के पास में, बी ऑप्शन के पास में, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जियाटिन हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से प्राकृतिक गैसीय हार्मोन कौन सा है। मैं इसका आंसर जो है वो विद्यार्थियों के द्वारा चाहूँगा। मात्र 5 सेकंड का आपके पास में समय है, बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और इथाइलिन है। इन 4 में से प्राकृतिक गैसीय हार्मोन कौन सा है, तुरंत आंसर देने का प्रयास कीजिए बच्चा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। हर प्रकार के कंपटीशन में पूछा जाता है, लो से लेकर के हाई कम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बिल्कुल किसके पास में जाना होगा आपको, डी ऑप्शन के पास में जाना होगा। इथाइलिन जो होता है वो प्राकृतिक गैसीय हार्मोन होता है। अब इसी कड़ी में बात करते 13 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है। लो जी, एक बार फिर से धमाकेदार क्वेश्चन का दर्शन कर पा रहे हैं आप। यानी इसमें से किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से बढ़िया क्वेश्चन का दर्शन कर रहे हैं। इथाइलिन, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। इन 4 में से आपको करेक्ट आंसर देना है। यहाँ पर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। किस हार्मोन को तनाव हार्मोन, टेंशन हार्मोन के नाम से जानते हैं। मैं इथाइलिन के पास में जाऊँ, ऑक्जिन के पास में जाऊँ, साइटोकाइनिन के पास में जाऊँ, एब्सिसिक एसिड के पास में जाऊँ, तो बिल्कुल आपको जाना होगा ए के पास में जाना होगा। एब्सिसिक एसिड को किस हार्मोन के नाम से जानते हैं, तनाव हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब देखो हम बात करते हैं 14 नंबर की। पुष्पन पर दीप्तिकालिता के प्रभाव का अध्ययन किसने किया। एक बार फिर से आपके सामने डोरमेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्पन के ऊपर दीप्तिकालिता, जिसको आप फोटो पीरियोडिज्म के नाम से जानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो देखो गार्नर व एलार्ड था, हिलमेन नामक वैज्ञानिक था, आर गेने था, एडिकोट था। 4 हैं ऑप्शन आपके सामने, दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। पुष्पन पर दीप्तिकालिता के प्रभाव का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा, अमेरिका के 2 वैज्ञानिक थे, गार्नर व एलार्ड। इन्होंने 1920 के अंदर पुष्पन के ऊपर दीप्तिकालिता के प्रभाव की स्टडी की थी। बिल्कुल। अब बच्चों इसी कड़ी में 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार फिर से शानदार क्वेश्चन के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से किस पादप हार्मोन को अभी तक पृथक ही नहीं किया गया। ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसको अभी तक अलग ही नहीं किया गया है, पृथक नहीं किया गया। फ्लोरिजन है, ऑक्जिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है। दीजिए करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जिसको अभी तक पृथक ही नहीं किया गया है। एक बार फिर से शानदार जानकारी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, हम बहुत अच्छी जानकारी के साथ में। तो हम किसके पास में चले जाएंगे, ए ऑप्शन के पास में। फ्लोरिजन वह पादप हार्मोन है जिसे अभी तक पृथक नहीं किया गया है। अब इसी कड़ी में 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। खेतों में द्विबीजपत्री डाइकोट प्लांट की बात करते हैं। खरपतवार को नियंत्रित करने में किसको काम में लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी निकाल पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। यानी खरपतवार को हटाने में इंडोल एसिटिक एसिड को काम में लेते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड को काम में लेते हैं, या फिर हमें जिब्रेलिन को काम में लेते हैं, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड को काम में लेते हैं, या फिर 2,4-D को काम में लेते हैं। और 2,4-D का पुराना एक बार फिर से आ गया है 16 नंबर क्वेश्चन में, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। तो बिल्कुल यहाँ आप किसके साथ में जाएंगे, आपको जाना होगा स्टूडेंट डी ऑप्शन के पास में। यानी 2,4-D जो होता है ना, इसको हम खरपतवार नाशी के रूप में काम में लेते हैं। यहाँ पर अपना 16 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिले थे बच्चों। कल की क्लास में एक क्वेश्चन था एंजाइम से संबंधित, थोड़ा सा आज उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कल डाउट था, एक अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग बातें लिखी गई थी, उसका आज पोस्टमार्टम करने के लिए एक अलग से एक पेज शामिल किया गया किसी ऑथेंटिक बुक का। देखो हिस्ट्री ऑफ एंजाइम, एंजाइमों का इतिहास की बात करते हैं। देखो एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने 1835 में की थी। तो जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान पूछ लेना बच्चों, तब तो आपको जाना है बर्जिलियस के पास में। फिर देखो क्या कह रहा है अगला, एडवर्ड बुकनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ईस्ट की कोशिकाओं से जाइमेज नामक एंजाइम जटिल को खोजा था, पृथक किया था।
तो बुकनर नामक वैज्ञानिक ने जाइमेज को पृथक किया था। कल वाला क्वेश्चन ये था एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया गया था, तो आपका एकदम राइट था, विली कुहने नामक वैज्ञानिक ने 1878 में ईस्ट के विलियन की किण्वन से इसको पृथक किया था। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं। एक वैज्ञानिक आता है जेबी सुमनर ने सबसे पहले यूरिएज एंजाइम का विशुद्ध क्रिस्टलीय रूप प्राप्त किया था, यूरिएज एंजाइम। फिर इसके बाद में सुमनर व नॉर्थथ्रोप नामक वैज्ञानिक 1930 में सप्रमाण स्थापित किया कि समस्त एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं। देखो ये आ सकता है एग्जाम में कि ये किसने सिद्ध किया कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो आपको देना होगा इसका करेक्ट आंसर 1930 के अंदर, यानी सुमनर व नॉर्थथ्रोप नामक वैज्ञानिक ने। अब सुनो देखो, सुमनर, नॉर्थथ्रोप व स्टेनले को प्रोटीन संबंधी कार्य के लिए 1947 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा देखो और बात करते हैं अप्रोटीनी, जिसमें प्रोटीन नहीं होता। देखो अब तक तो हम क्या कह रहे हैं कि सभी एंजाइम क्या है, प्रोटीन से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखो अब लास्ट वाला स्टेटमेंट, अप्रोटीनी एंजाइम आरएनए के उत्प्रेरकीय अणु होते हैं कि खोज सर्वप्रथम सेक एवं अल्टमान ने की थी, जिसे राइबोजाइम नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से ये एंजाइम से संबंधित जो कुछ डाउट था वो आपके सामने एक बार फिर से रखा गया है बच्चों। इस प्रकार से बेहतरीन डाउट क्लियर के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार की बेहतरीन और शानदार कंटेंट के साथ में एक बार फिर से हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपको ये बताना है कमेंट में कि आज आप 16 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन ठीक कर पाए थे। बिल्कुल इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास में फिर दर्शन देंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।